हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और आज हम अपडेट लेंगे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 का। तो इसमें डिमांड थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ईपीएस 95 पर, उनकी एक डिमांड थी और उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लंबे समय से जो ईपीएस 95 की पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो रही थी वो अभी तक पूरी हुई नहीं। और ये ईपीएस 95 था क्या? ईपीएस 95 का जन्म कैसे हुआ? 1995 से पहले क्या होता था कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो बेसिक और डीए होता था उसका 12% कर्मचारी की ओर से और 12% जो एम्प्लॉयर है उनकी ओर से उनके जो प्रोविडेंट फंड में जमा होता था। उसको कहते थे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता था। एक समय इंटरेस्ट 12% प्लस भी चला गया था, अब वो आकर के 7% हो गया है। लेकिन एक अच्छा कॉर्पस कंपाउंडिंग गेन होता था उसमें, और 12 + 12% दोनों का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन मिलके एक रिटायरमेंट के टाइम इतना हो जाता था कि उसका जो पैसा होता था, उसका जो आप बैंक में रखेंगे सारा पैसा, वो पैसा रखेंगे और उसमें से जो ब्याज मिलेगा 5, 7, 8%, वो पैसा आपका जो दूसरे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में जो पेंशन भोगी भी हैं उनको, उनसे भी ज़्यादा वो पैसा होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 95 में किसी बाबू के दिमाग में ये आया कि ये अच्छा खासा पैसा इनके अकाउंट में जमा हो रहा है, तो इसमें से क्यों न सेंध लगाया जाए। क्योंकि ये बाबुओं को नहीं मिलता, ये सरकारी तंत्र में नहीं था, ये औद्योगिक तंत्र में था, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और उनके लिए एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि कर्मचारी का जो 12% डिडक्ट हो रहा है बेसिक प्लस डीए का, उसको तो जाने दो, जमा करने दो, लेकिन जो एम्प्लॉयर का पैसा है उसमें से 12% में से 8.33% हम खींच लेते हैं और बाकी 3.67% उनका उसमें से भी चला जाए, वो ईपीएफ में डाल देंगे, प्रोविडेंट फंड में डाल देंगे। ये 8.33 को कहाँ रखा जाए, इसको नाम दिया गया ईपीएस 95, और तभी से इसमें दिक्कतें हैं। क्योंकि इसका इंटेंशन सामाजिक सुरक्षा का नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सामाजिक सुरक्षा का अंग है सरकार का, लेकिन इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए ये इतना उपयोगी नहीं हो पाया है जो ईपीएस 95 था। ये सरकार ने एक अलग से कॉर्पस बना के और वो पैसा अपने पास रखने की कोशिश की थी उस समय। और आप ये लगाइए, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, करीब 7-8 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ है उनका 12% में से 12% बेसिक प्लस डीए का 8.33% ईपीएस 95 में जाता है। और करीब जो 70-80 लाख जो लोग हैं, करीब 80 लाख लोग जो रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको छोटा पेंशन, थोड़ा पेंशन दिया जाता है। क्योंकि इसमें सरकार ने कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, वहाँ से पैसा निकाला, इसी पैसे का, इस पैसे को भी कभी वापस नहीं मिलेगा। जो ईपीएस 95 में ये पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। इसमें से एक छोटी सी पेंशन, अगर पेंशन भी रीजनेबल होती, उसमें डीए वृद्धि होती, जो भी हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है एवरी ईयर, जो 15 साल पहले जो 2000 किसी को मिलता है, 1500 जिसको मिलता है, उसकी वैल्यू आप नेगेटिव हो गया, आप उसको डेप्रिसिएशन लगाइए। और 95 के बाद जो भी एम्प्लॉई रिटायर हुए उनकी हालत क्या हुई होगी कि उनकी पेंशन कितनी है? एवरेज कहते हैं, इसमें एवरेज 1400 है, 1400 पेंशन है। जो आज 30 साल के बाद, 95 के बाद 30 साल जिसने अपना 8.33% ऑफ द बेस प्लस डीए का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो इस ईपीएस 95 में डाला, उसको आज पता कितनी पेंशन मिलती है? 3500। और इसमें कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा है कि उसका भी खर्चा नहीं निकल पाता।
कितने लोग इसके लिए काम करते होंगे? करीब 80 लाख लोगों को ये बढ़ता है, कितने लोग काम करते होंगे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? इसमें तो जो वो भी नहीं मिलता है। इतने लोग जो काम कर रहे हैं और जिनको पेंशन मिल रही है, उस पेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। अगर 1500 पहले 1500 किसी को 2000 में मिलती थी, वो 1500 का आज 25 साल के डिप्रिसिएशन लगा दीजिए आप 6 और 8%, उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली गई। तो किसके लिए आप काम कर रहे हैं? क्यों इन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है जिनका काम का किसी को फायदा नहीं हो रहा? क्योंकि जो 1500 या जो आज की डेट पे रिटायर हो रहा है उसको 3500 मिलता है, वो नेक्स्ट टाइम में भी 3500 मिलेगा उसको, जबकि वो 3500 की जो परचेजिंग पावर है वो 3200 हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी परचेजिंग पावर 2500 के बराबर 2000 के बराबर 5 ओके 0 हो जाएगी 10 साल के अंदर ही। तो इस तरह की पेंशन का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए एक बॉडी बनी है जो EPS 95 पेंशनर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, और उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इंडस्ट्री में काम किया, देश की प्रगति में काम किया, देश का जो इंडस्ट्रियल सीनेरियो बदल रहा है, और आज उनको आप 1500 और 2000 का जो पेंशन दे रहे हैं, इसको कम से कम 7500 तो कीजिए। और ये उन्हीं का पैसा है, उन्होंने इतने सालों से अपना पैसा जमा किया, आप अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसी के पैसे का सही इंटरेस्ट लगा के ये इसमें कोई सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वो भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार भी अगर इसमें जमा करती तो अपने आप ही ये इतना हो जाता। सरकार ने इसमें कोई भी जमा नहीं किया और कम इंटरेस्ट को आंकते हुए थोड़ा सा इंटरेस्ट के रूप में ये हर महीने लोगों के कहते हैं ना कि ये तो जहर भी नहीं खा सकते इससे, इतने इस तरह का पैसा लोग उन तमाम श्रमजीवियों के हाथों में दे रहे हैं पर मंथ, जिसकी कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट पे। तो सबसे पहले गए केंद्रीय श्रम मंत्री जी पे, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर पूरा, और हमें भरोसा भी है, ऐसा नहीं कि सरकार ऐसा ही नहीं कहती है, सरकार ने भरोसा दिया लेकिन काम नहीं हुआ। वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम इसको वी आर टेकिंग ए सीरियस व्यू ऑन दिस, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार का एक प्लान था कि इसको सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और उसी से जो EPS 95 को भी जोड़ा जाए, और 1 जनवरी से इसी से EPS 95 का जो पेंशन है वो हर ब्रांच में मिलने लगी। किसी ब्रांच में कहीं भी पेंशन पाना आसान हो जाएगा। आप गांव का कोई छोटा सा बैंक है उसमें भी आप दे दीजिए तो वहाँ भी पेंशन मिल जाएगी। और अभी आज ही का अपडेट था कि इसका ट्रायल रन हुआ है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम का, और वो ट्रायल रन एकदम सही रहा है। शायद अक्टूबर का जो EPS 95 का जो फैमिली पेंशन है उसी के थ्रू जो डिस्बर्स हुई है। ये सब होने के बाद फिर संगठन ने क्या किया कि जैसे सब जगह जब नीचे कहीं बात नहीं बनती है तो सबका भरोसा रहता है कि प्रधानमंत्री जी इस काम को जरूर करेंगे, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना कोई ये आगे पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें सरकार को कुछ भी ऐड नहीं करना है। लोगों का पैसा, लोगों के पैसे का सही उनको रिटर्न दिया जाए। लोगों ने अपना पैसा जमा किया हुआ है, अगर वही पैसा प्रोविडेंट फंड में होता तो वो पैसा भी मिलता और प्रोविडेंट फंड में उनको हर महीने ब्याज भी मिलता। जो पैसा कहीं भी रखते, वो बैंक में रखते, कहीं भी रखते, उनका पैसा उनके हाथ में होता और उस पर ब्याज इस पेंशन से ज़्यादा मिलता। तो सरकार को कुछ नहीं करना, एक निर्णय लेना, और EPFO को, EPFO तो यही कहेगा कि इसमें जो है नहीं बन पा रहा, हमें इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में ये बैठ नहीं रहा, और इस तरह का आप अपने पैसे को मैनेज करना सीखे। अरबों की संपत्ति EPFO के पास है और वो छोटा सा रिटर्न एम्प्लॉइज़ को नहीं दे सकता है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसमें लेटेस्ट अक्टूबर, ये करीब करीब 4-5 अक्टूबर को फर्स्ट वीक में शिकायत प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई है, और उसके बाद थर्ड वीक
ये अक्टूबर में फिर ये डिसीजन लिया गया कि अभी तो मांग पूरी हुई नहीं, और जब तक मांग पूरी नहीं होती है, बहुत भले एक चीज़ ज़रूर है, मांग बहुत बड़ी मांग नहीं थी अननेसेसरली, क्योंकि ये चीज़ें जो मज़दूर हैं जिन्होंने एक समय में देश की उन्नति में योगदान दिया है, और अब वो रिटायरमेंट के बाद किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करते होंगे, तो उसको देखते हुए एक, और वो उनका पैसा, उनके पैसे के लिए ही उनका रिटर्न मिल रहा है। सरकार ने इसमें बहुत कुछ, माने कुछ भी नहीं दिया। जो EPS 95 में जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्प्लॉई का है, अगर, और ये पैसा वापस कभी नहीं मिलेगा। वो थोड़ा थोड़ा जो क्या कहते हैं उसको, पेंशन मिल रही, वो इतना छोटा छोटा, तो वही मिलता रहेगा। इसका जो मूलधन है वो गायब हो जाएगा। अगर वो मूलधन प्रोविडेंट फंड में रहता, उसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो सारा मिलके आज की डेट पे अगर वो बैंक में अपना रिटायरमेंट के बाद में बैंक में उस पैसे को रखता, तो इसके दुगने उसको आराम से जो है पेंशन मिलती। और वही पेंशन मांग रहा है संगठन उन लोगों के लिए जो 80 लाख लोग करीब करीब रिटायर हो रहे हैं, और उनकी फाइनेंसेस ऑब्वियसली बहुत दिक्कत की होंगी। तो सरकार को गुडविल में इन लोगों के लिए और इनके पैसे का एक्चुअल रिटर्न वापस देना चाहिए। मैं ये कहूँगा, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, एक्चुअल उनका जो पैसा इन्होंने जो जमा किया हुआ है, EPFO ने जो इनके प्रोविडेंट फंड से जो पैसा लेके अलग डाला था, उसका वो रिटर्न चाह रहे हैं। और सरकार को आशा ये है कि जल्दी से जल्दी उनकी मांग को पूरा कर देना चाहिए। और इसमें कोई भी अपडेट आता है तो कृपया आप सूचित करें एक दूसरे को, तो हम लोगों को इसमें अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।